नमस्कार। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए हैं। जो भी विपक्षी नेता पार्टी बोल रहे हैं सबको एक एक करके या तो जेल में डाला जा रहा है या उनके खाते सील किए जा रहे हैं या फिर उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जा रहा है जहां से वो विरोध ना कर पाएं और उनके पास एक और विकल्प है, केवल एक विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। बहुत सारे नेताओं ने यह विकल्प चुना है। आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने यह विकल्प नहीं चुना और बात करेंगे राहुल गांधी की, कांग्रेस की और अरविंद केजरीवाल की राजनीति की, उनके अंतर्विरोधों के और कांग्रेस के बड़े दिल वाले रवैये की। 2011 भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। आप पहले भी हमारे चैनल पर इसके बारे में बातचीत सुन चुके हैं। आप जानते हैं मेरी एक किताब है राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से संघर्ष। यह किताब 2011 से ही शुरू होती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। अन्ना आंदोलन, आरएसएस, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यह सब मिलके एक ऐसी भूमिका तैयार करते हैं जिसमें सबसे बड़ी मानहानि कांग्रेस और राहुल गांधी की होती है। इस जमीन पर एक फसल बोई जाती है और इस फसल में भ्रष्टाचार का नैरेटिव है, इस फसल में सांप्रदायिकता है और यह एक ऐसी राजनीति को जन्म देते हैं जिसमें सवार होकर मीडिया, जो तब तक गोदी मीडिया हो चुका था, जहां संघ की पैठ थी, जहां आरएसएस के स्वयंसेवक कार्यकर्ता और वहां के दीक्षित संपादक न्यूज रूम में प्रभाव बना चुके थे, वो सब मिलकर एक ऐसी छवि तैयार करते हैं जिससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरविंद केजरीवाल के बयानों को याद कीजिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और अरविंद केजरीवाल कागजों के पुलिंदे के साथ आते थे और बिना कागज दिखाए केवल कागजों की तस्वीर दिखाकर बताकर कि इसमें क्या है और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाया करते थे। मीडिया अरविंद केजरीवाल के पीछे पागल था, अरविंद केजरीवाल के पीछे दीवाना था। आगे चलकर आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, आगे चलकर पता चलता है कि वो दीवानगी स्पॉन्सर्ड थी। उस दीवानगी के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात योगेंद्र यादव ने कही, ये बात प्रशांत भूषण ने कही। आप किताब में पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि योगेंद्र यादव ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य होने पर शर्मिंदा हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस आंदोलन को खड़ा करने में अन्ना की मदद, केजरीवाल की मदद आरएसएस और बीजेपी कर रहे थे। मोहन भागवत के बयान हैं, कारमा मैगजीन की स्टोरी है और बहुत सारे संदर्भ हैं जिन पर विस्तार से आप किताब में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी जमीन तैयार की जिसमें पहले वो शीला दीक्षित को हटाने में कामयाब हुए। वही शीला दीक्षित जिन्होंने दिल्ली की दशा बदल दी थी, दिशा बदल दी थी। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ खेलों में किस तरह दिल्ली की पूरी रंगत बदली गई और आपको याद होगा किस तरह से आरोप, मन माने आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते थे और मीडिया उनको रात दिन दिखाता था। जो मीडिया की आज़ादी पर बात करते हुए आज चुप हो जाते हैं, जरा उनसे पूछिएगा कि उस वक्त मीडिया को कौन नियंत्रित कर रहा था। राहुल गांधी उस सरकार के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, 10 सालों में राजनीति के केंद्र थे, लेकिन किसी न्यूज रूम को कभी कोई फोन नहीं आया, किसी न्यूज रूम में किताब लिखने पर किसी संपादक की नौकरी नहीं ली गई। आप जानते हैं आपका यह छोटा सा पत्रकार किताब लिखने के कारण ही बेरोजगार हुआ। तो यह कहानी थी 2009 से 2011, 2011 से 2014 और दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का परचम बुलंदियों पर था। उसी जमीन पर
आगे आते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार का नैरेटिव तैयार किया, जो मनमाने आरोपों का नैरेटिव तैयार हुआ और मीडिया ने जिस तरह उसे घर घर पहुंचाया, उसने बीजेपी और नरेंद्र मोदी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत मदद की। बिना अन्ना आंदोलन के, बिना इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी देश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और कल रात जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके घर पहुंचने वालों में कौन कौन लोग थे? तमाम नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता थे। इन्हीं में से एक थे संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने क्या कहा, आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर कांग्रेस ही इस देश के लोकतंत्र को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका क्यों निभा रही है और क्यों उसी से सबसे ज्यादा आशा है। सुनिए संदीप दीक्षित का बयान। आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। आप समझ सकते हैं संदीप दीक्षित के लिए कितना मुश्किल होगा। उनकी मां और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर जितने भी आरोप लगाए गए, अपमानजनक आरोप लगाए गए, वो कभी साबित नहीं हो पाए। लेकिन उसने एक ऐसी पीड़ा दी शीला दीक्षित को चाहने वालों को और भारतीय राजनीति के आलोचकों को, उनके उस पर नजर रखने वालों को, जिसके बारे में हम जितनी बात करें वो कम है। अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता था कि रात को सपना देखते हैं और सुबह आकर आरोप लगा जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप। और मैं आपको याद दिला दूं, उन सारे आरोपों के लिए बाद में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। तो यह कैसी राजनीति थी जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे? और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा, इसकी सबसे ज्यादा मानहानि कांग्रेस ने झेली। सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान कांग्रेस ने झेला, राहुल गांधी ने झेला। आप कह सकते हैं कि 2011 से लेकर और 2014 तक राहुल गांधी की मानहानि के जो दो सबसे बड़े सूत्रधार हैं, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल है और दूसरी बीजेपी की आईटी सेल है या बीजेपी है, जिसमें अनर्गल तथ्य हैं। उसके लिए भी आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में सिलसिलेवार तरीके से उन घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। तो इतने अपमान झेले जिस कांग्रेस ने केजरीवाल से, इतनी पीड़ा झेली जिस कांग्रेस से संदीप दीक्षित ने, राहुल गांधी ने, वो सब विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। उन सब ने आलोचना की है बीजेपी की। यह भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण क्षण है। मेरी इस बात को नोट करके रखिएगा, मेरी इस बात को याद रखिएगा कि मैंने आपसे यह बात कही थी कि भारतीय राजनीति का यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जहां राहुल गांधी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, अपना सबसे ज्यादा अपमान करने वाले व्यक्ति का लोकतंत्र के लिए समर्थन कर रहे हैं। जरा सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है ट्विटर पर। राहुल गांधी ने लिखा है, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसुरी शक्तियों के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं, उन केजरीवाल को जिन्होंने राहुल गांधी का अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी अपमानजनक बातें कही थी राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, गांधी परिवार के बारे में, उनको जेल में डालने के बारे में, और सबके लिए बाद में कोर्ट से बचने के लिए माफिया मांगी थी। तेजस्वी यादव ने भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, लिखा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। एक समय
तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी खूब निशाना बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। बीजेपी जानती है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस एक बहाना है। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस गिरफ्तारी की आलोचना की है। शरद पवार महाराष्ट्र के प्रमुख नेता, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाए जाने की आलोचना की है। तो यह समझना जरूरी है कि वो सारे लोग, वो सारा विपक्ष, जिसमें विशेषकर राहुल गांधी हैं, जिन्होंने सब एक तरह से गुनाहों के लिए अरविंद केजरीवाल को क्षमा किया है, बड़ा दिल दिखाया है और अब उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है राजनीति का और जनता को यह सोचना चाहिए कि उन्हें कैसा नेता चाहिए। उनको राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए जो समावेशी है, जो अपने अपमान को लोकतंत्र के लिए एक तरफ कर देता है और खुलकर बड़े दिल से समर्थन कर रहा है अरविंद केजरीवाल का। या फिर उनको ऐसा नेता चाहिए जो हार के डर से घबराया हुआ है। नरेंद्र मोदी अगर इतने लोकप्रिय हैं तो उनको विपक्ष को जेल में बंद क्यों करना चाहिए? विपक्ष को सामने आकर लड़ने देते अगर नरेंद्र मोदी में हौसला होता। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि ये चुनाव बिना विपक्ष को जेल में बंद किए हुए नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए वो छल कर रहे हैं, नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, डरा रहे हैं, ईडी और सीबीआई को दौड़ा रहे हैं। इस बीच में सत्यपाल मलिक को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने 10 महीने पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अब वही दिल्ली में भी उनके खिलाफ आरोप तो लग रहे हैं। दिल्ली में तो उनको मुझे लगता है बंद करेंगे इलेक्शन से पहले, वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे 100%। तो सत्यपाल मलिक लगातार विपक्ष का हौसला बढ़ा रहे हैं और सरकार की नाकामियों को सामने रख रहे हैं जनता की। सत्यपाल मलिक ने ही सबसे पहले पुलवामा मामले की असलियत भारतीय जनता के सामने रखी थी, क्योंकि मीडिया उन पर कभी बात नहीं करता है। उसका भी आप इस किताब में विस्तार से जिक्र पढ़ सकते हैं। तो सत्यपाल मलिक और विपक्षी नेता जो कह रहे हैं उसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, यह नागरिकों के विचार का विषय है। आप जिन भी चैनलों को देखते हैं यूट्यूब पर, उनको उनके इन विचारों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें और इन सारी बातों को अपने घर परिवार तक ले जाएं, दोस्तों तक ले जाएं, मित्रों तक ले जाएं। आज विपक्ष के गठबंधन ने चुनाव आयोग से भेंट की है और अभिषेक मनु संघवी ने बताया है कि उन्होंने अपनी चिंताएं चुनाव आयोग के सामने जाहिर की हैं और कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, चुनाव आयोग के सबसे बड़े वादे, लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान करने के वायदे और संवैधानिक नियम के विपरीत जो काम हो रहे हैं उन पर कार्यवाही करे। चुनाव आयोग को उसकी शक्तियों की भी याद दिलाने का काम आज के गठबंधन ने किया है। तो विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष केवल गुहार कर सकता है, विपक्ष सड़कों पर उतर सकता है और विपक्ष यह सारे काम कर रहा है। आज देश भर में अनेक जगह प्रदर्शन हुए हैं, चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुए हैं, दिल्ली में प्रदर्शन हुए हैं, देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन हुए हैं। जब जब सत्ता निरंकुश होगी, जब जब संसद निरंकुशता की ओर बढ़ेगी, जनता को सड़कों पर आना होगा। बिना जनता के सड़कों पर आए यह तानाशाही रुकने वाली नहीं है और इसका दौर खत्म होने वाला नहीं है। मत सोचिए कि आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तानाशाह जब मजबूत हो जाते हैं तो वो चुन चुन करके शिकार नहीं करते। जब उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी और
वो इतने ताकतवर हो जाएंगे, जब कोई प्रतिरोध ही नहीं होगा तो उसकी जद में आप सब आएंगे। आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप इस तानाशाही से आज़ाद हैं, नहीं तो आपकी दशा उनके जैसी होगी जो आज उन पूंजीपतियों की हो रही है जिन्होंने बीजेपी को स्वेच्छा से चंदा नहीं दिया। बीजेपी को शुरू से पूंजीपतियों की पार्टी कहा जाता रहा है, यह इल्जाम उन पर लगाया जाता था, लेकिन जिस तरह से पूंजीपतियों ने 2019 में उनका समर्थन दिखाया, उससे लगा कि बीजेपी निश्चित रूप से पूंजीपतियों के हित में योजनाएं बनाती है। लेकिन पूंजीपतियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि बीजेपी उनके घर पहले ईडी भेजेगी, पहले सीबीआई भेजेगी और फिर वसूली का ये खेल शुरू हो जाएगा। आपने देखा है कि कैसे 30 से ज्यादा कंपनियां, जिनके बारे में न्यूज लॉन्ड्री ने सबसे पहले रिपोर्ट भी किया था, उन्होंने चंदा तब दिया जब ईडी और सीबीआई ने उनके यहां रेड की। इसका मतलब वो पहले अपने अपनी स्थितियों के अनुसार से, अपने बजट के अनुसार से बीजेपी की मदद करते ही रहे होंगे, लेकिन बीजेपी ने उन पर ईडी और सीबीआई इसलिए भेजी क्योंकि बीजेपी मन मुताबिक बजट चाहती थी, चंदा चाहती थी। तो आप सोचिए, जब ये बड़े बड़े पूंजीपति नहीं बच रहे हैं तो आप जो सामान्य नागरिक हैं वो कैसे बचेंगे। हो सकता है आप बीजेपी के सपोर्टर हों, बीजेपी को वोट देते हों, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के सांसद भी जो उद्योगपति हैं वो तक बीजेपी में चंदा चुनावी चंदे के रूप में जमा करा रहे हैं। तो सोचिए कि आपके कैसे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों का वायदा क्या यही था? यह आपको विचार करना चाहिए। हमने इस वीडियो को बनाते समय देखा कि विपक्षी पार्टियां समर्थन कर रही हैं अरविंद केजरीवाल का, लेकिन देश के दूसरे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। तो हमने उनके ट्विटर, जिनको आप आजकल एक्स के नाम से जानते हैं, उनके अकाउंट्स पर जाकर देखा कि उनकी गतिविधि क्या है। आप जानते हैं जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके भी फॉलोअर बड़ी संख्या में हैं, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल यानी एक दूसरे मुख्यमंत्री को इस तरह से अवैध हिरासत में रखने पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको एक जरूरी बात मैं जगन मोहन रेड्डी के बारे में बताता चलूं, इससे आप अंदाजा लगाइएगा कि देश के मुख्यमंत्री किस तरह खौफ में हैं। जी हां, मुख्यमंत्री किस तरह खौफ में हैं, क्योंकि उनको डर है कि उन पर शिकंजा कभी भी कसा जा सकता है। जगन मोहन रेड्डी केवल 10 लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं और ये सभी के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आप कहिए कि नजदीकी लोग हैं, समर्थक लोग हैं। क्या इसके अलावा किसी को भी जगन मोहन रेड्डी ने फॉलो करने लायक नहीं समझा? दुनिया विद्वानों से भरी पड़ी है। तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में एक से एक स्कॉलर लोग होंगे, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि जगन मोहन रेड्डी केवल 10 लोगों को फॉलो करते हैं? आप जानना चाहेंगे 10 लोग कौन हैं? राहुल कंवल। आप सोचिएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। वही राहुल कंवल जो एक शाही शादी में हाथी की खिचड़ी खा रहे थे और हाथी को पिलाए जाने वाला जूस पी रहे थे। किसके लिए पी रहे थे? आप खुद फैसला कीजिए। खुद अपनी पार्टी को फॉलो करते हैं, अपनी पार्टी से जुड़े हुए ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, अमित शाह को फॉलो करते हैं, राजनाथ सिंह को फॉलो करते हैं, निर्मला सीतारमण को फॉलो करते हैं, पीएमओ के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, बरखा दत्त को फॉलो करते हैं, शेखर गुप्ता को फॉलो करते हैं। बरखा दत्त के ट्वीट पढ़कर आप समझ सकते हैं कि ये क्यों उनको फॉलो करते होंगे। शेखर गुप्ता के बारे में भी आप उनके ट्विटर से अंदाजा लगा सकते हैं। ये तीनों पत्रकार एक ऐसे पत्रकार हैं भारत में जिनकी 10 वर्ष पहले छवि सत्ता विरोधी थी, क्योंकि तब कांग्रेस आपको बोलने की आज़ादी देती थी, तब आप पर इस तरह से पाबंदियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुश्किलों का दौर आया, ये तीनों पत्रकार क्या कर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। सामान्य भाषा में उसे गोदी पत्रकारिता कहते हैं, गोदी पत्रकार कहते हैं।
सरकार के लिए नैरेटिव बनाना और ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी कुछ बोल देना एक अलग बात है, लेकिन यह तीनों उसी पत्रकारिता के हिस्से बन गए हैं जिस पत्रकारिता में सरकार का गुणगान करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए जगन मोहन रेड्डी इनको फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे की भी कहानी इससे मिलती जुलती हुई है। एकनाथ शिंदे केवल 13 लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जो दल बदल करने में निश्चित रूप से उनके बड़े मददगार हैं, और प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिस को फॉलो करते हैं, और बाकी अपनी पार्टियों से जुड़े हुए कुछ लोगों को फॉलो करते हैं। आप देखिए, देश के 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खामोश हैं, चुप हैं। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं चंद्रबाबू नायडू। वह तो और भी कम लोगों को फॉलो करते हैं, केवल 7 लोगों को फॉलो करते हैं, और उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको आप बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर का कहें। सारे के सारे बीजेपी के ही लोग हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, अपनी पार्टी के एक दो लोगों के अतिरिक्त। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह शिकंजा कसा गया है, किस तरह प्रभाव क्षेत्र बनाया गया है। नीतीश कुमार को ट्विटर पर 8 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। आप सोचिए, नीतीश कुमार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो आप समझने की कोशिश करें, जब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, एकनाथ शिंदे चुप हैं, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल क्या कह रहे होंगे, मोहन यादव क्या कह रहे होंगे, और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, खुद इनके अकाउंट्स पर जाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं और उनको क्या कहना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अरविंद केजरीवाल को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, और इस मुश्किल वक्त में सारी विपक्षी पार्टियां उनके साथ हैं। इसलिए आपको यह सोचना चाहिए कि आज भारतीय राजनीति में विपक्ष किस तरह एकजुट होकर खड़ा हुआ है, और इस विपक्ष को तोड़ने वाले वो कौन लोग थे जिनके बारे में हमने अलग अलग बात की है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और देश को इस वक्त जितनी विपक्ष की ज़रूरत है, उतनी ही नागरिकों की ज़रूरत है। यह लड़ाई बिना नागरिकों के नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि मीडिया का निधन हो चुका है। आज के अखबारों में कहीं कोई खबर नहीं है। खबर है तो अपराधी केजरीवाल की है। सरकार से सवाल पूछने का रिवाज पुराना हुआ। नमस्कार।